नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात सबसे पहले 42 साल के इतिहास की, क्योंकि जो सफर 1980 में शुरू हुआ था वो सफलता के मापदंड गढ़ने के बाद सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया है। आज देश भर में भाजपा ने अपना धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इस बार 4 राज्यों में भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में लौटी। उसमें वो उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया समझो दिल्ली जीत लिया। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 साल बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिसका टारगेट पीएम मोदी और सीएम योगी ने अभी से सेट कर दिया है। साल का इतिहास, लखनऊ से दिल्ली तक राज। चुनाव जीतने की मशीन, भाजपा का मिशन एमएलसी क्लीन। ये जश्न 42 साल की वो तपस्या है जिसका सपना 6 अप्रैल 1980 के दिन देखा गया था। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार है, कभी उसके पास लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद थे, लेकिन बीते वक्त के साथ भाजपा ने जीत का ऐसा कमल खिलाया कि आज भाजपा चुनाव जीतने की मशीन बन गई है। 2022 की शुरुआत में भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की, जिसमें देश का सबसे बड़ा किला यूपी भी शामिल है, जहां 37 साल के बाद कभी कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो भाजपा ने कर दिखाया। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। भाजपा के लिए यह स्थापना दिवस कई मायनों में खास है, क्योंकि पहली बार राज्यसभा में भाजपा बहुमत के पार पहुंच गई है और यह 3 दशकों में पहली बार हुआ है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची। लेकिन भाजपा सिर्फ इससे खुश नहीं रहना चाहती, उसने अपने लिए जीत का नया लक्ष्य तय कर लिया है। और अब भाजपा की नजर यूपी विधानसभा में जीत के बाद विधान परिषद में जीत का डंका बजाने की है, क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर भगवा फहराकर भाजपा एक और जीत का संकल्प लेती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरह राज्यसभा में कभी भाजपा बहुमत के पार नहीं पहुंचती, ठीक उसी तरह यूपी के उच्च सदन में भाजपा के पास बहुमत हासिल करने का सुनहरा मौका है। क्योंकि जिन 36 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीट पर भाजपा की निर्विरोध जीत पक्की है। अब 9 अप्रैल को 27 सीट पर वोटिंग होगी। अगर भाजपा ने इसे जीत लिया तो यूपी के उच्च सदन पर भी उसका बहुमत होगा। लेकिन 42 साल के सफर में भाजपा ने कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त किए। पहला, 2 सीट से सत्ता के शिखर हासिल किया। दूसरा, केंद्र में बैक टू बैक लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तीसरा, 2019 में 303 सीट लोकसभा की जीती। और चौथा, यूपी में 37 साल बाद दोबारा सरकार बनाई। पांचवा ये है कि राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार कर लिया। तैयारी हमारी पूरी है और सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा संपर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का मत हम लोग को मिलेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये बात सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझको अपने मतदाताओं के मत
को आगे रखना होता है और सभी जो इनडायरेक्ट मतदाता हैं उनके पीछे जो मतदाता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारी संख्या में समर्थक हैं। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपने पीछे जो साथी हैं उनके मत को आगे रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती 2022 के चुनाव की है, जहां केंद्र के साथ साथ यूपी की योगी सरकार की भी परीक्षा होगी, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, हर बार लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता तय हुआ। ऐसे में फिर एक बार यूपी केंद्र की पॉलिटिक्स में गेम चेंजर साबित होगा। इस पर न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्ष की भी निगाहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एमएलसी चुनाव की लड़ाई की, जो सीरियल अटैक पर आ गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सबकी नजर 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव पर है, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं। हालांकि 9 सीट पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। अब 27 सीटों पर ही लड़ाई बची है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जो हमला बोला उससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश एमएलसी की ये लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि एमएलसी चुनाव में जिसकी सत्ता उसकी जयकार वाली कहावत है। एमएलसी चुनाव की लड़ाई सीरियल किलर पर आई। सपा का टोपी अटैक, हार के 25 दिन बाद अखिलेश बैक। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश यादव की नजर विधान परिषद की चुनावी जंग पर है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव भले ही भाजपा ने जीत लिया हो, लेकिन अखिलेश विधानसभा का बदला विधान परिषद से लेने की तैयारी में है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने उसी कन्नौज से जंग का ऐलान किया जहां से वो पहली बार सांसद बने थे। क्योंकि हार के 25 दिन बाद जब अखिलेश एमएलसी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कन्नौज पहुंचे तो भाजपा पर हमलों की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की और फिर भाजपा को लोकतंत्र का सीरियल किलर बताते हुए महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ लूट का ऐसा फॉर्मूला जोड़ा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो वो प्रचार करते थे उसकी याद दिला दी। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा, कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन का गुलदस्ता बनाया था, लेकिन इसके बाद भी साइकिल 125 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव की हार का बदला समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में ले पाएगी, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में जिसकी सरकार उसकी जय जयकार वाली कहानी रही है, मतलब जिसकी सत्ता उसकी जीत। लेकिन अखिलेश यादव का अग्रेशन बताता है कि वो इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं है और एमएलसी चुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव के अंदाज में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला, वहीं एक अटैक टोपी को लेकर भी किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई उनको। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादियों ने लाल टोपी पहनी। दुनिया में जहां जहां क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई।
परिवर्तन के लिए हुई, तो आखिरकार बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सपा की लाल टोपी पर जमकर हमला बोला था, लेकिन बुधवार को जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही थी तब सीएम योगी टोपी पहने नजर आए और इसी टोपी को लेकर अखिलेश ने काउंटर अटैक किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इससे चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि 9 सीट पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय है। बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता, मिर्जापुर सोनभद्र सीट से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, जबकि बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर और अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह की जीत तय है। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी और मथुरा एटा मैनपुरी की 2 सीटों से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव जीत चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 4 नेताओं पर एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। इसमें बीतेंद्र यादव जो असोहा के ब्लॉक प्रमुख हैं, जबकि औराज के ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख विवेक पटेल को भी निष्कासित किया गया है, जबकि ब्लॉक प्रमुख अर्जुन दिवाकर को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है। इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश एमएलसी चुनाव की अग्नि परीक्षा पार कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश अपने दम पर 4 बार भाजपा से लड़े हैं और हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस बार हार का सिलसिला तोड़ पाएंगे या फिर भाजपा की जीत 5-0 में तब्दील हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुर्तजा की सीरिया साजिश की, क्योंकि गोरखपुर हमले को लेकर हो रहे खुलासे ने हैरान कर दिया है कि जिस मुर्तजा अहमद अब्बासी को केमिकल इंजीनियर समझा जा रहा था वो स्लीपर सेल तो नहीं है, क्योंकि एटीएस की जांच में मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट का पता चला, जिसमें एक अकाउंट से मुर्तजा ने 8 लाख रुपए सीरिया भेजे। और अब बड़ा सवाल है कि कहीं मुर्तजा आईएसआईएस के इशारे पर तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मुर्तजा के घर से पुलिस को 3 एयर गन भी मिली है, जिससे मुर्तजा निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। मुर्तजा पर बड़ा खुलासा, इंटरनेट पर सीख रहा था कैसे करना है धमाका। छत पर लगाता था एयर गन से निशाना, नहीं काम आया, बीमारी का बहाना। 4 बैंक अकाउंट डिफॉल्ट, सीरिया भेजे गए थे 8 लाख के नोट। मुर्तजा अहमद अब्बासी एक केमिकल इंजीनियर या आतंक का स्लीपर सेल, क्योंकि गोरखपुर में हुए हमले के बाद हर तरफ हड़कंप मचा है और एक के बाद एक हो रहे खुलासे कई हैरान करने वाले सच सामने ला रहे, क्योंकि जिस मुर्तजा को उसके पिता मुनीर अब्बासी दिमागी रूप से बीमार बता रहे थे, वो बीमार नहीं बल्कि जिहादियों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जिसकी गवाही दे रही है मुर्तजा के घर से मिली ये एयर गन, जिससे मुर्तजा निशाना लगाने की कई घंटे तक प्रैक्टिस करता था, जिससे साफ है कि मुर्तजा असलहों का इंतजाम करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में था। आतंकी संगठन के ब्रेन वॉश सेल ने मुर्तजा का भी माइंड वॉश कर दिया था और वो सिर्फ कौम के नाम पर खून बहाने की साजिशें रचता था। उसने बंदूक चलाना भी सीखा था। उसके घर से एटीएस को एयर पिस्टल बरामद हुई हैं, बहुत सारे पैलेट्स यानी छर्रे बरामद हुए हैं और वो लगातार बंदूक चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो असलहों से खून बहा सके। गोरखपुर में उसने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसके नापाक मंसूबे असफल कर दिए। जांच में पुलिस को मुर्तजा के 4 बैंक खातों से 20 लाख रुपए मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020-21 में मुर्तजा ने 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। अब इसी लेन देन की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। मुर्तजा के सीरिया कनेक्शन पर एबीपी गंगा एक बार फिर बड़ा खुलासा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच आईआईटी में पढ़ाई के दौरान नेपाल के बैंक खातों से मुर्तजा ने सीरिया में ट्रांजैक्शन किया था। इसी तरह मुर्तजा ने 2020-2021 में करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। एटीएस की टीम मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन के साथ साथ गजवातुल हिंद के कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
वजह साफ है कि बीते साल लखनऊ में पकड़ा गया मिनहाज भी मुर्तजा की तरह अकेले ही फिदायीन हमले की तैयारी में था और उसका हैंडलर पाकिस्तान से उसे हमले की सीख दे रहा था। ऐसे में क्या सीमा पार से कोई मुर्तजा को आदेश तो नहीं दे रहा था? क्योंकि सवाल उन कोड वर्ड्स का भी है, क्योंकि मुर्तजा के लैपटॉप में मेहमान नाम का फोल्डर मिला है। एटीएस को शक है कि वो मेहमान कहीं कोई बड़ा आतंकी तो नहीं था जो मुर्तजा से मिलने आने वाला था, क्योंकि पुलिस इसे आतंकी हमला मानकर ही जांच कर रही, जिसको लेकर गोरखपुर से सिद्धार्थनगर, नेपाल से लेकर मुंबई तक धरपकड़ हो रही। अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर एक केमिकल इंजीनियर कैसे जिहाद का इंजीनियर बन गया, क्योंकि मुर्तजा के दिमाग में कितनी कट्टरता थी इसका खुलासा मुर्तजा की पहली पत्नी भी कर चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्तजा से आपका जो अलगाव हुआ, क्या वजह थी, कैसा व्यवहार जानना चाहेंगे, कैसा व्यवहार? बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम बोलने वाला इंसान था। मेरी नॉर्मली उससे ज़्यादातर बातचीत नहीं होती थी क्योंकि उसकी मम्मी को नहीं पसंद था। थॉट अलग की बात आप कर रहे थे, उसके थॉट कहाँ से अलग थे, किस तरह का? मेरा मिजाज थोड़ा आज़ाद है, हम थोड़ी फ्रीडम चाहते हैं चीज़ों में, वो लोग उतना नहीं थे ऐसे। उन लोग को पर्दा या ये सब चीज़ें उन लोग करते थे, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा माहौल नहीं था। मुर्तजा की पहली शादी सिर्फ 25 दिन चली। उसकी जिहादी सोच से उसके ससुराल वाले इतने परेशान हुए कि उसका तलाक तक हो गया। जानकारी के मुताबिक 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखी। इसी दौरान वो सीरिया के लोगों के संपर्क में आया और उनकी आर्थिक मदद शुरू कर दी और अपने खाते से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे। सूत्रों की माने तो 2020 में मुर्तजा ने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग कोर्स की शुरुआत की। बस कोडिंग सीखने के दौरान ही मुर्तजा सीरिया में कुछ लोगों से कनेक्ट हो गया, जिन्हें उसने फाइनेंशियल मदद देना भी शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि इसी दौरान ISIS के लोगों ने मुर्तजा का माइंड वॉश किया और एक पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर जिहाद के रास्ते पर चल पड़ा, जिसे न अपनी मौत का डर था और न इंसानियत का कोई इल्म। क्योंकि जब रविवार को मुर्तजा हमला करने पहुंचा तो मरने मारने की बात कर रहा था, जैसे मानो वो कोई सुसाइड बॉम्बर हो। क्योंकि अब ATS मुर्तजा से मिले लैपटॉप, किताब और मोबाइल के जरिए सारे डॉट्स मिलाने में लगी है। क्योंकि सवाल इस बात का भी है कि मुर्तजा प्यादा था या मास्टरमाइंड। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और अब बात लॉकर वाले घोटाले की, क्योंकि कानपुर की सेंट्रल बैंक के लॉकर से पिछले 22 दिनों में 80 लाख के गहने गायब हो गए। ये गहने कहां गए, ये ना बैंक वाले बता रहे हैं और ना पुलिस कुछ कह पा रही है। और अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इसे लूट बताकर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। बैंक में लॉकर से 80 लाख का सोना छूमंतर। ग्राहकों की कमाई पर टाका, सेंट्रल बैंक में फर्जीवाड़ा। बचपन से सुना है कि अगर पैसा कहीं सुरक्षित है तो बैंकों में, लेकिन अगर बैंकों से पैसा गायब होने लगे और ग्राहकों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्योंकि कानपुर की जिस सेंट्रल बैंक को सेफ समझकर लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई जमा कराई थी, उस बैंक के लॉकर से पिछले 22 दिनों के भीतर 3 ग्राहकों के 80 लाख रुपए के गहने गायब हो गए। कानपुर में कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 लॉकर से करीब 80 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। एक एक करके जब इन लॉकर्स को खोला गया तो ये लॉकर से जेवर जिन्होंने रखे थे उनके जेवर गायब हो गए और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मौजूद हैं ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं और जिनको ये चिंता है कि उनके लॉकर्स में रखे हुआ सामान सुरक्षित है अथवा नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक एक करके तीनों बैंकों के ग्राहक अपने बैंक लॉकर में रखे सामान को चेक करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉकर खोले उनके होश उड़ गए। ये 3 प्रकरण जो एक ही बैंक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना फील खाना के अंतर्गत आ रहा है
अब इसमें हम लोग बहुत विस्तृत जांच कर रहे हैं। जो बैंक के जितने कर्मचारी पिछले 2 सालों के हैं उनकी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं। जो बैंक लॉकर का जो कस्टोडियन था उसकी भी हम लोग डिटेल जांच कर रहे हैं। कई चीज़ें और भी प्रकाश में आई कि लगभग 6-7-8 महीने पहले कुछ लॉकर्स जो डिफंक्ट थे उनको भी खोला गया था, तो वो भी हम देख रहे हैं किसके द्वारा खोला गया था। और इसमें एक SIT की हम लोगों ने गठन भी कर दिया है, जिसमें डिप्टी SP रैंक के अधिकारी हैं, उसका पर्यवेक्षण करेंगे। जो भी जितने भी बैंक के इस प्रकरण आएंगे उसमें हम लोग बढ़िया फॉरेंसिक के साथ मिलकर इसकी विवेचना करेंगे और जो भी चीज़ें निकल के आएंगे, जो दोषी होंगे, जो सारी चीज़ें वो आपको अवगत भी कराएंगे। हमारे साहब ने बताया है कि RM साहब और FGM साहब दोनों लोग सिक्योरिटी ऑफिसर उनको लेके आ रहे हैं और बैठने के बाद वो अभी आप लोगों से भी रूबरू होंगे और डिसीजन जो करेंगे। यहाँ पर जो लोग यहाँ पे लॉकर्स दिखाने की अगर वो मांग कर रहे हैं तो कैसे आप लोग दिखाएंगे? अगर वो सभी लोग तैयार होते हैं कि हम लाकर अपना ऑपरेट करेंगे तो हम लोग उनको लाकर ऑपरेट कराएंगे। लॉकर से जेवरात को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका जवाब न बैंक कर्मचारियों से देते बन रहा है, न पुलिस कुछ समझ पा रही है और अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कानपुर में जो लॉकर्स हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठें कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3 ग्राहकों के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद से सभी ग्राहकों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन बैंक के अधिकारी कुछ भी सही बताने को तैयार नहीं। खोलने के चक्कर में आए थे देखने के लिए क्या है लॉकर में, जो पेपर में निकल रहा है। दो बार 3 लोगों के लॉकर खोले जा चुके हैं और उसमें लोगों के सामान जो भी रखा था वो सब गायब हो गया है। तो इन्होंने ब्रोकन करने के लिए कहा कि मैं ब्रोकन करवाता हूं, वो आज तक ब्रोकन नहीं हो पाया। मेरे साथ में जो सज्जन थे उनके साथ भी यही पोजीशन थी। उनका लॉकर का जब ब्रोकन किया गया तो वो खाली मिला। को पेपर में पता चला, न्यूज आई है कि लॉकर से माल गायब हो रहा है, तो मम्मी भी है, तो हम लोग अपना लॉकर चेक करने आए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर बैंक में ऐसे जेवर गायब होने लगेंगे और बैंक वाले चुप्पी साध लेंगे तो ग्राहक क्या करेंगे? क्योंकि जिन लोगों के जेवर गायब हुए हैं उनकी जीवन भर की कमाई थी, जो एक झटके में कहीं गायब हो गए, ये कोई नहीं बता पा रहा है। ABP गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।